आज हम बात करेंगे नए एनएफओ के बारे में, और आज का एनएफओ है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कॉन्ग्लोमेरेट फंड के बारे में। अब ये कॉन्ग्लोमेरेट फंड की जानकारी से पहले आपको कॉन्ग्लोमेरेट फंड क्या होता है वो समझ लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने ये समझ लिया वर्ड तो आपको समझने में, पूरा एनएफओ समझने में आसानी होगा। अब कॉन्ग्लोमेरेट फंड का मतलब होता है, जो कॉन्ग्लोमेरेट कंपनियां होती हैं वो ऐसी कंपनियां होती है जो सामूहिक तरह से काम करती है। लाइक जैसे रिलायंस इंडस्ट्री एक कंपनी है, और भी उसके बहुत सारे लिस्टेड कंपनी है जो समूह के अंदर काम करती है। जैसे टाटा है, टाटा एक ग्रुप है लेकिन टाटा के बहुत सारी लिस्टेड कंपनियां हैं। और जो प्रमोटर ओन कंपनियां होती है, जिनको कोई ना कोई प्रमोटर चला रहा है, और उनकी और भी बहुत सारी कंपनी है। जैसे टाटा की बात करें तो टाटा मोटर्स है, टीसीएस ले लीजिए आप टाटा का, टाटा स्टील ले लीजिए, टाटा पावर, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं टाटा की। ठीक है, और इस फंड के अंदर और क्या देखा जाएगा कि 2 से ज्यादा कंपनियां यहाँ पे लिस्टेड होनी चाहिए। ठीक है, समूह बहुत बड़ा होना चाहिए, ग्रुप बहुत बड़ा होना चाहिए, और कम से कम 2 या उससे ज्यादा कंपनियां लिस्टेड होना चाहिए। अब इनकी बात करें तो इसमें खास करके लार्ज कैप फंड ही आएंगे, जैसे रिलायंस हो गया, अदानी ग्रुप हो गया। ठीक है, अदानी ग्रुप हो गया, रिलायंस इंडस्ट्री का ग्रुप हो गया, टाटा ग्रुप हो गया। इसी तरह के जो बड़े बड़े ग्रुप है, इन ग्रुप के अंदर की जो कंपनी है वो सारी कंपनियों को इस फंड के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। ज्यादातर की कंपनियां इसमें लार्ज कैप देखने को मिलेगी आपको। तो आप मेटल के बारे में आप समझ गए होंगे कि ये फंड क्या है। ठीक है, कम से कम 2 कंपनियां लिस्टेड होनी चाहिए और एक ही ग्रुप के होनी चाहिए। एक ही ग्रुप, जो प्रमोटर हो एक ही हो, और वो अलग अलग सेक्टर के अंदर अलग अलग बिजनेस कर रहे हो, तो उन्हें कॉन्ग्लोमेरेट कंपनियां कहा जाता है। तो उसी बेस के ऊपर ये फंड है कि जो आईसीआईसीआई लेके आए कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कॉन्ग्लोमेरेट फंड। अब ये फंड भी इसी तरह की जो कंपनियां उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगी, उनके बाहर नहीं जाएंगी। जैसे रिलायंस है तो रिलायंस का एक बिजनेस है, उसके अलावा भी और भी कई तरह के बिजनेस में काम करता है। तो अगर एक कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो कोई दूसरा कंपनी परफॉर्म करेगा, और प्रॉफिट या लॉस उसका ओवरकम हो जाएगा। तो इस तरह से जैसे टाटा ग्रुप हो गया, तो अगर टाटा स्टील ने परफॉर्म नहीं किया तो टाटा मोटर्स परफॉर्म कर देगा, टाटा मोटर्स परफॉर्म नहीं किया तो टाटा स्टील है या पावर है, कोई ना कोई टाटा की कंपनी यहाँ पे परफॉर्म करेगी। तो इन सारी कंपनियों के अंदर ये फंड जो है वो इन्वेस्टमेंट करेगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करके देना। ठीक है, लॉन्ग टर्म में मतलब ये थीमेटिक फंड है, तो यहाँ पे भी आप 5 से 7 साल का नजरिया हो तभी आप इस फंड के अंदर आइए। 1 साल पहले आदित्य बिरला का एक फंड आया था, उसका भी रिटर्न देखेंगे तो 10% के करीब रिटर्न है। तो अगर आपका 1 साल से ज्यादा का नजरिया हो, 5 से 7 साल का नजरिया हो, तभी आप इस फंड के अंदर आइएगा। तो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि लॉन्ग टर्म में आपका वेल्थ क्रिएट करना। पोर्टफोलियो में अगर आपकी जगह हो तो आप इस फंड को थोड़ा बहुत एलोकेशन दे सकते हैं। स्कीम इन्फॉर्मेशन की बात करें तो फंड हाउस का नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी। ठीक है, फंड की बात करें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कॉन्ग्लोमेरेट फंड इस फंड का नाम है। कैटेगरी की बात कर लेते हैं तो किस कैटेगरी का ये फंड है, तो कैटेगरी में ये थीमेटिक फंड आता है। जैसे सेक्टोरियल फंड होते हैं, जो सेक्टर बेस्ड होते हैं, ये थीम के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो ये थीमेटिक फंड है। अगर स्कीम टाइप की बात कर ले तो ये ओपन एंडेड स्कीम है। ओपन एंडेड स्कीम वो स्कीम होती है जिसमें आप कभी भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और कभी भी पैसा आप निकाल सकते हैं, तो इसे ओपन एंडेड स्कीम बोलते हैं। कोई लिक्विडिटी के बारे में बात करता है कि लिक्विड फंड है कि नहीं, तो वही स्कीम टाइप ये होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं प्लान। तो इसके अंदर भी 2 प्लान है, एक रेगुलर प्लान है, डायरेक्ट प्लान है। आप रेगुलर प्लान में भी जा सकते हैं, आप डायरेक्ट प्लान में भी जा सकते हैं। ऑप्शन की बात करें तो इस फंड में भी 3 ऑप्शन मिलेंगे आपको, डिविडेंड री इन्वेस्ट और ग्रोथ। ठीक है, ये तीनों प्लान में से आपको ज्यादातर हम रेगुलर प्लान ही यूज करते हैं, ग्रोथ का जो ऑप्शन होता है। अब बात करते हैं एंट्री लोड। तो इस फंड में एंट्री लोड कुछ नहीं है, एग्जिट लोड है। यहाँ पे 1 साल के अंदर अगर आप बेचते हैं तो आपको 1% देना है, 1 साल के बाद यहाँ पे एग्जिट लोड नील है। मिनिमम एप्लीकेशन की बात करें, मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है तो आप 1000 रुपये से कर सकते हैं। मिनिमम एसआईपी करना हो तो फिर आप 100 रुपये से भी एसआईपी कर सकते हैं। और फंड का एनएफओ जो आ रहा है, एनएफओ में जो उसका प्राइस रहेगा वो 10 रुपये रहेगा, नेट असेट वैल्यू उसकी 10 रुपये की रहेगी एनएफओ की। बेंचमार्क की बात कर लेते हैं तो 21 बेंचमार्क के ऊपर ये फंड चलेगा। तो बीएससी
सिलेक्ट बिजनेस ग्रुप इंडेक्स, जो बिजनेस का ग्रुप इंडेक्स, जैसे ये फंड का काम ही है तो वो इंडेक्स को फॉलो करेगा। रिस्कोमीटर की बात कर लेते हैं तो ये वेरी हाई रिस्क रहेगा, क्योंकि ये अलग तरह का फंड है और ये ग्रुप की जो बिजनेस है, एक ग्रुप है उसके जो 4-5 बिजनेस है उन बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करेगा। मतलब ये थीमेटिक फंड है तो यहाँ पे रिस्क इसका ज़्यादा रहेगा। अब बात करते हैं एनएफओ कब ओपन हुआ है, तो 3 अक्टूबर 2025 को एनएफओ ऑलरेडी ओपन हो चुका है और 17 अक्टूबर 2025 को ये एनएफओ क्लोज होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मेरी ओपिनियन के बारे में। तो देखिए एकदम थीमेटिक फंड है। अगेन वही बोलूँगा कि अगर आपके पास 100 रुपया हो तो आप 5 रुपये इस फंड में डाल सकते हैं, लेकिन और आपने थीमेटिक फंड लेके रखा हो तो फिर आप इसे अवॉइड करिए। अगर आपका फ्रेश आपके पोर्टफोलियो में कोई थीमेटिक फंड नहीं है तो 5-10% एलोकेशन आप अपने जो भी एडवाइजर है उससे बात करके डाल सकते हैं। अगर आप इस फंड को अवॉइड भी कर देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसा कुछ बहुत इसके अंदर, ये फंड के अंदर है नहीं कि जैसे नॉर्मल फंड आते हैं उसी तरह का एक नाम चेंज करके फंड लाया गया है, क्योंकि जो 6-7 ग्रुप है ऑलरेडी इंडिया में, उनकी ग्रुप के जो कंपनियां उसके अंदर ऑलरेडी सारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करते ही हैं। जो रेगुलर फंड होगा, अभी रिलायंस की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस जियो, ठीक है, उनके अंदर आपका फंड का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट होगा। अगर टाटा ग्रुप की बात करें तो आप कोई भी म्यूचुअल फंड उठा के ले लीजिए, उसके अंदर टाटा मोटर्स भी रहेगा, टाटा स्टील भी रहेगा, टाटा पावर भी रहेगा, ठीक है, टाटा टीसीएस भी रहेगा। तो टाटा के बहुत सारे प्रोडक्ट ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में होंगे ही। तो ये सिर्फ एक नाम चेंज करके एक लाया गया है और ज़्यादा इस फंड के अंदर है नहीं कुछ। फिर भी अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना हो तो मेरे हिसाब से 5 से 10% पैसा आप इस फंड के अंदर डाल सकते हैं, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। एटलीस्ट 5 से 10 साल, 5 से 7 साल का नजरिया हो तभी आप इस फंड में जाइए। लास्ट जो भी डिसीजन होगा आप अपने एडवाइजर से बात करिए, उसके बाद आप इस फंड के अंदर जा सकते हैं। अगर आपको हमारी एडवाइस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप एनी टाइम हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस फंड के लिए इतना ही, आगे किसी और वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।